Students, in today's lecture, we will study about the dissolution. Now, first is the introduction of dissolution. It may be defined as the process by which a solid solute enters into solution when added to an appropriate solvent. तो अगर आपको कोई solid solute है, उसको आप ऐड कर रहे हो किसी solvent में, तो वो जो process है जिससे कि solute enter हो रहा है solvent में, उस process को हम क्या कहते हैं? Dissolution कह रहे हैं। और किस रेट से वो सल्यूट एंटर कर रहा है सॉल्वेंट में, उसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन रेट. सो इट इज दिस डिसोल्यूशन रेट इज रेफर्स टू द रेट एट विच सॉलिड डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट. आफ्टर दिस देयर इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस डिसोल्यूशन कि किस तरह से जो सॉलिड पार्टिकल है, जो आपका सॉलिड ड्रग मटेरियल है, वो किस तरह से आपका सॉल्वेंट में जा सकता है. In this picture, here we take this example of like biological system के साथ अगर हम इसको compare करें. So first thing is let us suppose कि आपके पास एक tablet है, ठीक है. अब first possibility क्या है कि जो आपकी tablet है, तो वो आप जब वो सॉल्वेंट में जा रही है, जब वो मीडियम में जा रही है, लेट अस सपोज कि जो टैबलेट है दैट इज नॉट डिसइंटीग्रेटेड, ठीक है, वो एज सच आपके रहेगी. तो अब उस टैबलेट से क्या होगा, धीरे धीरे जो सल्यूट के सॉलिड पार्टिकल है दैट विल स्टार्ट टू मूव इनटू द मीडियम, ठीक है. तो यहाँ पे जो डिसोल्यूशन होगा दैट विल बी लो रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन, ठीक है. तो जब ये सॉलिड आपका सॉल्यूशन में जा रहा है, तो अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन को किसके साथ कंपेयर करेंगे, दिस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड के साथ, ठीक है. तो अब ये टैबलेट के जो सॉलिड पार्टिकल है दैट आर गोइंग इनटू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड, ठीक है. तो दैट मीन्स हेयर इज ड्रग इन सोल्यूशन इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड, ठीक है. जीआई ट्रैक में अभी सोल्यूशन फॉर्म में है ड्रग. आफ्टर दैट when this drug goes into the medium, फिर उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगी, और एब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग जो है वो आपकी ब्लड में चली जाएगी, ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि जो ड्रग है उसकी डिसइंटीग्रेशन हो रही है, ठीक है. तो जब ये टैबलेट सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आ रहा है, देयर विल बी डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिस टैबलेट. तो जब डिसइंटीग्रेशन होगी तो ये जो टैबलेट इंटैक्ट फॉर्म में थी पहले, अब वो किस में कन्वर्ट होगी, ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में. तो अब क्या होगा, अगेन देयर इज टू पॉसिबिलिटी फर्स्ट क्या है कि जो एक ग्रैन्यूल है वहां से ही जो सॉलिड पार्टिकल है दैट विल स्टार्ट टू मूव इनटू द सॉल्वेंट, या फर्दर ये हो सकता है कि जो ये ग्रैन्यूल्स है इनकी फर्दर आगे डी एग्रीगेशन हो. नाउ लेट अस कंसिडर दिस वन. अब अगर ऐसा हो रहा है कि जो आपके सॉलिड पार्टिकल है वो ग्रैन्यूल से सॉल्वेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन होगा दैट विल बी मॉडरेट. अब इस ग्रैनुलर फॉर्म को अगर हम कंपेयर करें इस बात के साथ, इसमें क्या था, लो रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन. बट जब इसका साइज रिड्यूस हो रहा है, ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में जा रहा है, देन इसका ड्रग डिसोल्यूशन रेट जो है दैट इज मोर एज कंपेयर टू दिस पार्ट, बट स्टिल इट इज द मॉडरेट रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन. ओके. देन उसके बाद अगेन जो ड्रग है आपकी वो सोल्यूशन फॉर्म में जाएगी, मींस क्या वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड में जा रहा है. आफ्टर दैट देयर विल बी एब्जॉर्प्शन एंड देन ड्रग मूव्स इनटू द ब्लड. देन नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि अगर ये ग्रैन्यूल की फर्दर डी एग्रीगेशन हो रही है, तो डी एग्रीगेशन हो रहे हैं तो ये ग्रैन्यूल किस में कन्वर्ट होंगे, प्राइमरी ड्रग पार्टिकल्स में, मींस कि यहाँ पे इनका साइज और ज्यादा रिड्यूस हो रहा है. तो अब ये जो स्मॉल साइज के ड्रग पार्टिकल्स है, अगेन दे विल एंटर इनटू द सॉल्वेंट. तो यहाँ पे जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा दैट विल बी रिलेटिवली रैपिड एज कंपेयर टू बोथ दीज टू पार्ट्स, ठीक है. तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है वो ज्यादा रैपिड होगा. देन सिमिलर वे यहाँ पे ड्रग आपकी सोल्यूशन फॉर्म में जाएगी, आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन एंड देन drug in blood, ठीक है. These are the possibilities in dissolution process. Now this dissolution process is a kinetic process, so it is very important to know what are the various factors that affect this dissolution. तो ये जो factors है जो इस dissolution process को affect करते हैं, वो हम find out कर सकते हैं on the basis of a equation which was given by the Noyes-Whitney. तो इसलिए इस equation को क्या कहते हैं, Noyes-Whitney equation. And in this equation it is dc upon dt is equal to ds upon
VH into CS minus C, ठीक है। दिस वन इज द नॉइस विटनी इक्वेशन। अब इसमें dC अपॉन dt जो है दैट इज द रेट एट विच सॉलिड गोज इनटू सॉल्यूशन, ठीक है। इस रेट के साथ जो आपका सॉल्यूट है वो एक सॉल्यूशन में जा रहा है। S जो है that is the this surface area of exposed solid, like in this diagram you can see, ये अगर आपके पास, अगर हम एक टैबलेट की बात करते हैं सपोज, तो इस जो ये टैबलेट है जिसका आउटर सरफेस है दिस इज डिनोटेड बाय S, मीन्स कि जो भी सरफेस एरिया जो सॉल्वेंट के कॉन्टैक्ट में है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय S। V जो है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। H जो है that is the thickness of diffusion layer. Now first thing is what is this diffusion layer? Diffusion layer क्या होता है? अब जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं ये क्या है, टैबलेट है, ठीक है, and this is the outer surface of this tablet which is in contact with the solvent, ठीक है। सिर्फ ये पोर्शन जो है ये सॉल्वेंट के कंटैक्ट में। तो अब ये जो एरिया है, ये जो सरफेस है, इसमें जितना भी जो भी सॉलिड सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वो कहाँ की तरफ मूव कर रहा है, सॉल्वेंट की तरफ, सॉल्वेंट में जा रहा है वो। तो इस सरफेस के बिल्कुल एडजेसेंट जो एक लेयर बन रही है इस सॉल्यूट की जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, दिस इज द डिफ्यूजन लेयर एंड द थिकनेस ऑफ दिस डिफ्यूजन लेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय H, ओके। देन अदर थिंग इज CS। CS जो है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड, या फिर हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो आपका डिफ्यूजन लेयर है इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है, इस अगर हम यहाँ ड्रग की बात कर रहे हैं, ये जो सल्यूट है हमारा, तो इस डिफ्यूजन लेयर में जो ये सल्यूट प्रेजेंट है, जो ये ड्रग प्रेजेंट है, जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी इस डिफ्यूजन लेयर में, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CS से। एंड नेक्स्ट इज C। C जो है दैट इज द concentration of drug or that solid solute in the bulk, means कि इस diffusion layer से आगे जाके beyond this diffusion layer जो आपका bulk present है, जो आपका बाकी का solvent present है जिसको हम क्या कहते हैं, bulk solvent, तो इसमें जो concentration होगी इस solute की उसको हम represent करते हैं C से। and one more factor that is D। D जो है it is the diffusion coefficient of the solute in solution। तो ये जो D है ये हम कहाँ से derive करते हैं, from the proportionality constant, ठीक है। तो जब हमने proportionality constant हटाते हैं, जब हम equal to लिखते हैं, तो जो constant से हम इसको replace करते हैं उसको हम D से डिनोट करते हैं, और इस D को हम कहते हैं डिफ्यूजन कोफिशिएंट। और डिफ्यूजन कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि कितना मास आपका सल्यूट में जा रहा है इन यूनिट टाइम, और जो सरफेस की वैल्यू है दैट विल बी यूनिट सरफेस, ठीक है। तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डिफ्यूजन कोफिशिएंट से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से, मींस कि कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट आपका यूनिट टाइम में फ्रॉम यूनिट सरफेस एरिया से डिफ्यूज हो रहा है इन सॉल्वेंट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डी, ठीक है। सो all these are the factors on which the dissolution rate depends। अब एक और चीज है इसमें कि ये जो ये एरिया है यहाँ पे डिफ्यूजन लेयर का, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होती है सल्यूट की दैट इज इन एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन है, अगर हम उसको कंपेयर करें किसके साथ, जो आपका सल्यूट बल्क में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम अगर इस इक्वेशन को फर्दर और सिंप्लीफाई करें, और अगर हम ये कहते हैं कि डिफ्यूजन लेयर में एक्सेस है कॉन्सेंट्रेशन सल्यूट की एज कंपेयर्ड टू बल्क, तो हम इस C को यहाँ पे जो है नेग्लिजिबल भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगा, dC अपॉन dt इज इक्वल टू ds इंटू CS अपॉन VH, ठीक है। तो ये आपका जो है ये नेग्लिजिबल बन जाएगा C, क्योंकि बल्क में concentration बहुत कम है as compared to the concentration in this diffusion layer, okay। So these are the factors जो इफेक्ट करते हैं dissolution rate को।
Now here we can again explain it on the basis of a biological system. तो biological system के हिसाब से अगर आप इसमें देखो, suppose again यहाँ पे जो है इट इज द सॉलिड ड्रग पार्टिकल, ठीक है, और इसके अराउंड जो है यहाँ पे डिफ्यूजन लेयर है, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, स्टैग्नेंट लेयर भी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है यहाँ से फिर पहले जो ड्रग के जो मॉलिक्यूल्स है, जो ड्रग के पार्टिकल्स है, वो कहाँ को जाएंगे, डिफ्यूजन लेयर में। देन उसके बाद डिफ्यूजन लेयर के बाद वो सॉल्वेंट की तरफ मूव करेंगे, जो बल्क होगा, जिसको हम यहाँ पे बायोलॉजिकली अगर देखें, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जीआई ल्यूमेन से। देन उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका जीआई बैरियर, मींस कि जो भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जहाँ से ड्रग पास होती है। देन उसके बाद आपका यहाँ पे ब्लड, ठीक है। तो ये एक बायोलॉजिकल सिस्टम के बेसिस पे जो है, हम अगर इसको देखें कि किस तरह से ड्रग की डिसोल्यूशन होगी, तो इट इज रिप्रेजेंटेड हियर। नाउ अगेन अगर हम इसी चीज को ग्राफिकली यहाँ पे देखें, तो ग्राफ के हिसाब से यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे जो है वाई एक्सिस पे हमने लिया है कॉन्सेंट्रेशन, और ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे है थिकनेस, यहाँ पे मीन्स कि किस थिकनेस में या किस एरिया में जो है वो ड्रग डिफ्यूज आउट हो रही है, इसको हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट किया है। अब ये जो पोर्शन है इसका यहाँ पे हमने लिखा है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स द सॉलिड डोजेज फॉर्म, जो कि यहाँ पे आपका जो भी डोजेज फॉर्म होगी, ठीक है। देन जस्ट एडजेसेंट टू दिस डोजेज फॉर्म देयर इज प्रेजेंट सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, डिफ्यूजन लेयर को, या फिर जिसको आप क्या कहोगे, स्टैग्नेंट लिक्विड फिल्म कहोगे, या स्टैग्नेंट लेयर भी कह सकते हो। तो यहाँ पे देखा गया है जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो ये इंटरफेस है, दैट इज द इंटरफेस बिटवीन द सॉलिड डोजेज फॉर्म एंड सॉल्वेंट। तो ये जो इंटरफेस होगा यहाँ पे जो ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन है, इट विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। जितना ड्रग आपका सॉलिड डोजेज फॉर्म में प्रेजेंट है, उतना ही इस पोर्शन पे जो जो बिल्कुल एडजेसेंट लेयर है, इस पॉइंट पे लिक्विड में भी आपकी उतनी ही ड्रग होगी, मीन्स वो एक इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे इस डिफ्यूजन लेयर की थिकनेस बढ़ती जाएगी, जो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये जो चेंज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन में, ये क्या होगा, कॉन्स्टेंटली ये भी डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास स्ट्रेट लाइन है, विच शोज कि यहाँ पे क्या है, जो ग्रेडियंट है, जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, वो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है, अप टू दिस पॉइंट जहां तक आपका डिफ्यूजन लेयर है यहाँ पे। देन आफ्टर बियॉन्ड दिस डिफ्यूजन लेयर आएगा बल्क सॉल्यूशन। तो बल्क सॉल्यूशन में ये देखा गया कि जो कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग की, वो क्या है, न्यूट्रल है, वहां पे थ्रू आउट बल्क में सेम कॉन्सेंट्रेशन होगी। बट जो ये रीजन है डिफ्यूजन लेयर, रीजन जो है डिफ्यूजन लेयर का, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल नहीं है, वो चेंज हो रही है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, कॉन्स्टेंटली वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज हम ग्राफिकली दिखा सकते हैं। देन अब फैक्टर्स की जैसे हमने बात करी, तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ जो डिसोल्यूशन है, फर्स्टली दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन कोफिशिएंट। अगर डिफ्यूजन कोफिशिएंट ज्यादा होगा, अगर ज्यादा मास डिफ्यूज आउट कर रहा है, तो दैट मीन्स कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन भी ज्यादा होगा। सेकेंड इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा, अगर मैक्सिमम सरफेस किसके कांटेक्ट में है, सॉलिड के, सॉल्वेंट के कांटेक्ट में है, तो दैट मीन्स कि वहां पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है वो भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन कम होगा, ठीक है, क्योंकि उसको काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में ट्रेवल करना है, तो इसलिए ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। After this is H जो है that is the thickness of this diffusion layer, means यहाँ पे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, या अगेन यहाँ पे भी इसको एज रिप्रेजेंट कर सकते हो डिफ्यूजन लेयर को। तो जितनी ज्यादा थिकनेस होगी इस डिफ्यूजन लेयर की, तो उतना ही रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है वो कम होगा, ठीक है, क्योंकि अगेन इसको ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली। देन उसके बाद नेक्स्ट है CS माइनस सी। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा
उतना ही ज्यादा रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा। ठीक है, मींस डिफरेंस किसमें, यहाँ पे जो ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन है और जो बल्क में आपकी ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन है, अगर उनमें ज्यादा डिफरेंस है, मीन्स कि अगर स्टेगनेंट लेयर में एक्सेस में ड्रग प्रेजेंट है और यहाँ बल्क में ड्रग की अमाउंट बहुत कम है, तो उस हिसाब से क्या होगा, उतना ही ज्यादा उसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है जहाँ पे हम कहते हैं कि स्टेगनेंट लेयर में एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग प्रेजेंट है, दैट शोज देयर इज प्रेजेंट अ सिंक कंडीशन। ठीक है, तो जब भी बायोलॉजिकल सिस्टम में सिंक कंडीशन होगी, तभी उस ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो है वो भी मैक्सिमम होगी। और अगर इसमें डिफरेंस कम होगा तो इतना ज़्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेट ऑफ डिसोल्यूशन उसका उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बायोलॉजिकली अगर हम देखें, डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है दैट इज द रेट लिमिटिंग फैक्टर फॉर द बायो एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग। ठीक है, ये स्टेप जो है इट इज रेट लिमिटिंग स्टेप, क्योंकि सिर्फ डिसोल्यूशन जो प्रोसेस है, जो डिसोल्यूशन वाला पॉइंट है, दैट इज स्लो प्रोसेस। और उसके बाद आफ्टर दैट डिसोल्यूशन जो एब्जॉर्प्शन है, जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, ये इतना ज्यादा स्लो नहीं होता है। तो इसलिए सिर्फ आपका रेट लिमिटिंग स्टेप यहाँ पे क्या रहेगा, डिसोल्यूशन प्रोसेस। Next is the intrinsic dissolution rate. In intrinsic dissolution rate, which is also written as IDR, the process of dissolution is independent of boundary layer thickness, volume of solvent and area of solute. तो intrinsic dissolution rate में जो dissolution process है वो independent होगी किस किस के, जो डिफ्यूजन लेयर है उसकी थिकनेस से वो इंडिपेंडेंट होगा, देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, एंड एरिया ऑफ सोल्यूट जो सॉलिड है उसका सरफेस एरिया जो है उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा इन केस ऑफ इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन रेट। तो जो डिसोल्यूशन रेट है वो किस किस पे इफेक्ट सॉरी किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, it will be the diffusion coefficient and concentration of solute in diffusion layer. So we can say that this intrinsic dissolution rate is considered in case of sink condition. Sink condition में क्या होगा, जो solute की concentration है bulk में, it will be very less as compared to the concentration of that solute in diffusion layer, उसको हम sink condition कहेंगे। तो ये case होगा in case of intrinsic dissolution rate. Then also intrinsic dissolution rate measures the intrinsic properties. तो वो intrinsic properties कौन सी है, pH, then ionic strength of the solvent, means कि जो solvent है उसमें किस type के ions present है, उनका क्या ionic strength है, then presence of the counter ion, means कि जो इसमें dissolution process होगा वो कहीं ना कहीं इन सब factors से affected रहेगा। नाउ अगर एक्सपेरिमेंटली हमने डिसोल्यूशन रेट को फाइंड आउट करना है बाय टेकिंग दिस इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन रेट इन माइंड, तो हम कैसे एक्सपेरिमेंटली इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को कांस्टेंट रखना है, जो कि हम एक्सपेरिमेंटली रख सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग जो है दैट इज द एरिया ऑफ सोल्यूट। अब अगर हम सिंपल टैबलेट की बात करते हैं, वही से कि जब डिसोल्यूशन प्रोसेस होती है तो टैबलेट जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो हम कैसे इस एरिया जो सॉलिड मटेरियल है उसके एरिया को हम कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली हम क्या करेंगे, जो पाउडर्ड मटेरियल है उसको हम कंप्रेस करेंगे एक पैलेट फॉर्म में। ठीक है, पैलेट फॉर्म में उसको कैसे कंप्रेस करेंगे, उसके लिए यहाँ पे एक डायग्राम है, दिस इज द डाई। ये जो डाई है इसमें हम यहाँ पे पाउडर मटेरियल को फिल करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे एक प्लंजर है, प्लंजर को हम फिक्स करेंगे इस डाई में। देन हियर इज अ फाइन प्लेट, इस फाइन प्लेट को हम इस लोअर साइड से इसको अटैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रिव्स। देन हम इस प्लंजर को प्रेस करेंगे अगेंस्ट दिस फाइन प्लेट। तो जो पाउडर मटेरियल यहाँ डाई में प्रेजेंट होगा इट विल कंप्रेस इनटू द पैलेट। देन उसके बाद हम इस प्लंजर को रिमूव करेंगे, इस प्लेट को रिमूव करेंगे, देन इस पार्ट को हम किसके साथ फिक्स करेंगे, इस पोर्शन के साथ। देन इस टोटल असेंबली को हम
डिप करेंगे एक कंटेनर में जिसमें हमारा मीडियम प्रेजेंट होगा। ये मीडियम जो है दैट विल बी सैमुलेटेड विद द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड। जैसे अगर स्टमक होगा तो यहाँ पे हम पहले HCl लेंगे 0.05 मोलारिटी का। तो उसके बाद हम जो इसको ऑपरेट करेंगे एपरेटस को एट अराउंड 100 RPM। देन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद हम सैम्पलिंग करेंगे लाइक 5 मिनट्स के बाद हम इस यहाँ पे एक पिपेट इसके साथ अटैच्ड है, यहाँ से हम 5 मिनट के बाद सैंपल लेंगे। देन उस सैंपल को हम एनालाइज करेंगे, उसकी एब्जॉर्बेंस चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिससे कि हमें उसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट होगी कि इस मीडिया में टोटल कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। देन उसके बाद नेक्स्ट 10 मिनट्स के बाद दोबारा से सैंपल आउट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे एंड कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये प्रोसीजर जो है वो फॉलो अप होगा to determine the dissolution rate if we take this intrinsic dissolution rate। अगर हम इस चीज को कंसिडर करते हैं तो हम एक्सपेरिमेंटली इस तरह से इसको परफॉर्म करेंगे। Now here is the picture of this dissolution apparatus। तो dissolution apparatus हम किस लिए यूज करते हैं कि कोई भी अगर सॉलिड डोजेज फॉर्म है उसके आपने अगर डिसोल्यूशन स्टडी करनी है तो उसके लिए हम ये apparatus यूज करते हैं। तो इस apparatus में क्या है, यहाँ पे एक ग्लास कंटेनर है, यहाँ पे हम मीडियम को फिल करते हैं अराउंड 900 ml। देन जो आउटर पार्ट है इसमें हम वाटर फिल करते हैं जिसमें एक थर्मोस्टैट जो है वो अटैच्ड है, जिससे कि इस मीडियम का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। देन उसके बाद यहाँ पे इसमें एक पैडल जो है वो फिक्स्ड है। अब इसमें क्या है कि लाइक अगर आपके पास टैबलेट है, हम उस टैबलेट को ड्रॉप करेंगे इस कंटेनर में। देन विद द हेल्प ऑफ दीज नॉब्स हम क्या करेंगे, RPM सेट करेंगे। देन पर्टिकुलर RPM पे इसको ऑपरेट करेंगे तो ये पैडल जो है वो रोटेट करेगा। देन आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम हम क्या करते रहेंगे, थ्रू दिस वे पिपेट यहाँ से इंसर्ट करके सैंपल्स लेंगे, देन उनकी कॉन्सेंट्रेशन को एनालाइज करेंगे। तो ये हम सिंपल जो है डिसोल्यूशन एपरेटस यूज करते हैं इस पर्पस के लिए। नाउ अभी जो डिसोल्यूशन एपरेटस है ये भी दो टाइप का है। फर्स्ट वन इज द बास्केट टाइप। बास्केट टाइप क्या है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये जो है पैडल टाइप है। बास्केट में क्या है कि यहाँ बिल्कुल बॉटम में एक जो है वायर गॉज जो है वो अटैच्ड है। तो लाइक टैबलेट जो है हम उसको इस जो ये वायर गॉज या बास्केट है यहाँ पे इसके अंदर इसको रख देते हैं। देन उसके बाद सिमिलर वे हम इसको ऑपरेट करेंगे, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद सैम्पलिंग करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि आपके मीडियम में कितनी देर में कितना ड्रग जो है वो रिलीज हो रहा है। एंड अनदर टाइप ऑफ डिसोल्यूशन एपरेटस जो है दैट इज पैडल टाइप, जो कि सेम ये डायग्राम है। तो इसमें हम पैडल यूज करते हैं फॉर दिस डिसोल्यूशन प्रोसेस।